हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के जीव विज्ञान के पहले पाठ जीवन की मौलिक इकाई के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कोशिका के संगठन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें बाह्य आवरण, जीव द्रव्य, कोशिकांग, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम इस वीडियो में कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार और कोशिका का विभाजन ये पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका विशेष रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व केंद्रकीय कोशिका और दूसरी होती है सुकेंद्रकीय कोशिका। ये कोशिका, तो ये जो कोशिका के दो प्रकार हैं, ये केंद्रक के आधार पर बताए गए हैं। सिर्फ पूर्व केंद्रकीय को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और सुकेंद्रकीय को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक यानी प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्राचीन, पुराना, और कैरियोटिक यानी कैरी ऑन, और कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन टाइप का हो, यानी कि अल्प विकसित हो या फिर विकसित ना हो। और सुकेंद्रकीय में है यू, यू मीन्स गुड, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, और सेल तो सेल होती ही, यानी कि अच्छे से विकसित केंद्रक वाली कोशिका। तो अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका वह कोशिका होती है जिसका केंद्रक अल्प विकसित होता है, और सुकेंद्रकीय कोशिका वह कोशिका होती है जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। तो पूर्व केंद्रकीय कोशिका का उदाहरण है जीवाणु की कोशिका यानी बैक्टीरिया की कोशिका, और सुकेंद्रकीय कोशिका के उदाहरण है पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो हम तीन तरह की कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। एक जीवाणु कोशिका, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, जीवाणु कोशिका, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। तो इन तीनों कोशिकाओं का चित्र बनाकर हम इनको समझेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई कि कोशिका के जो दो प्रकार होते हैं वो किस आधार पे हैं, यानी कि ये केंद्रक की उपस्थिति और उनकी क्वालिटी के आधार पे, यानी विशेष रूप से केंद्रक के बाहर, जैसे केंद्रक में पढ़ा है कि केंद्रक में दो स्तर होते हैं, दो झिल्लियां होती हैं, तो केंद्रक की झिल्लियों के आधार पे है। अब पूर्व केंद्रकीय में हो सकता है एक ही झिल्ली हो या वो भी ना हो, और सुकेंद्रकीय में दो झिल्लियां होंगी, बिल्कुल स्पष्ट होंगी। तो अब हम पूर्व केंद्रकीय कोशिका और सुकेंद्रकीय कोशिका, इनके कुछ अंतर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनके चित्रों पर आएंगे। तो एक तरफ पूर्व केंद्रकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी तरफ सुकेंद्रकीय यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनके अंतर की बात करते हैं। तो पहला अंतर तो इनके हम केंद्रक झिल्ली के आधार पर, पूर्व केंद्रकीय कोशिका में केंद्रक झिल्ली अल्प विकसित होती है या तो फिर अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और दोहरी झिल्ली होती है, यानी बिल्कुल स्पष्ट होती है। ये एक पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर की बात करते हैं। तो जो पूर्व केंद्रकीय कोशिका है, इसमें झिल्ली युक्त जो कोशिकांग पढ़े हुए हैं, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जितने भी होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त बहुत सारे कोशिकांग पढ़े गए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवाक, बहुत सारे कोशिकांग पढ़े गए हैं।
तो दूसरा अंतर ये हो गया कि पूर्व केंद्र की कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते और यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि सुकेंद्र की कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अब हम साइज की बात कर लेते हैं। तो जो पूर्व केंद्र की कोशिका है इनको हम आद्य कोशिका भी कहते हैं, बहुत प्राचीन है, तो इनकी साइज भी बहुत कम होती है। इनकी जो साइज होती है लगभग 1 से 5 माइक्रोन मीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की जो साइज है 1 से 5 है, 1 से अधिकतम 10 माइक्रोमीटर तक गया है। इनकी 5 से 100 माइक्रोमीटर इसके आसपास साइज होती है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं साइज में भी बड़ी होती है। अब बात करते हैं स्तर की। जैसे कि हमने भी बताया कि जीवाणु कोशिका उदाहरण है, तो जीवाणु कोशिका पे 3 स्तर होते हैं, यानी कि त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय कोशिका है क्योंकि इसमें 3 झिल्लियां होती हैं। इसमें जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति और कैप्सूल 3 झिल्लियां होती हैं। अब यहाँ की बात करते हैं। यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका आते हैं, पादप कोशिका आती है। अब जो जंतु कोशिका है उसमें सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, जो पादप कोशिका है उसमें 2 झिल्ली होती है, यानी जीव द्रव्य कला के साथ कोशिका भित्ति भी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एकल या द्विस्तरीय होती है। अब एक अंतर ये भी आ गया। और अंतर की बात करते हैं तो केंद्रक में 2 प्रकार पढ़े गए हैं। एक 70S प्रकार का, सॉरी केंद्रक में नहीं, राइबोसोम में 2 प्रकार है। एक 70S प्रकार का राइबोसोम होता है जो कि पूर्व केंद्र की कोशिका में पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो सुकेंद्र की कोशिका में पाया जाता है। तो ये अंतर भी हो गया। इस प्रकार से ये 5 अंतर हमने बताए हैं जो कि पूर्व केंद्र की कोशिका और सुकेंद्र की कोशिका को एक दूसरे से अलग करते हैं। बाकी और भी अंतर है, पर ज्यादा अंतर से फिर टॉपिक बड़ा हो जाएगा। उदाहरण जानते ही, यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल है यानी बैक्टीरिया कोशिका, यहाँ पे एनिमल प्लांट यानी कि जंतु और पादप की कोशिका। तो संभवतः ये कोशिका के जो प्रकार हैं क्लियर होंगे। बाकी कोशिका के अन्य प्रकार की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। एक जीवाणु की कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आ जाती है, जंतु और पादप दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाती है। तो अब हम इन तीनों कोशिकाओं के चित्र बनाकर इनके बारे में समझेंगे कि कैसी दिखती है। तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी पूर्व केंद्र की कोशिका। तो इसके लिए बैक्टीरिया कोशिका से बताया गया है, इसमें 3 स्तर होते हैं। अब ये एक बाहरी स्तर, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। फिर इसके नीचे से एक और स्तर होगा, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, जो दूसरी झिल्ली। कोशिका भित्ति कहें या फिर कोशा भित्ति कहें, एक ही बात होती है। उसके बाद इसके नीचे एक और झिल्ली होती है, ये जीव द्रव्य कला कहलाती है, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, जीव द्रव्य कला। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया कोशिका है वो त्रिस्तरीय हो गई। अब इसमें यहाँ पे कशाभिका होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं भी होती। अब जो कशाभिका है, इस कशाभिका का मेन कार्य होता है इसको उड़ने में सहायता करना, तैरने में सहायता करना। इसके अलावा इस पर छोटे छोटे पक्षमाभिकाएं होती हैं, पूरी बैक्टीरिया कोशिका पे पक्षमाभिका होती है। तो जो पक्षमाभिका होती है ये गमन करने में यानी कि चलने में सहायता करती है। तो कशाभिका रेंगने में, तैरने में सहायता करती है और पक्षमाभिका चलने में सहायता करती है। अब इसके बाद यहाँ पे होता है पिलाई। तो जो पिलाई है ये जनन में सहायता करता है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, क्योंकि ये पूर्व केंद्र की कोशिका है तो बहुत ज्यादा विकसित तो होती नहीं है, तो इसमें जो केंद्रक होता है वो एकल स्तरीय होता है, वो भी स्तर बिल्कुल क्लियर नहीं होता, हम डॉट लाइन से दिखाएंगे, कभी होता है कभी होता ही नहीं। दूसरी बात, ये अल्प विकसित है, तो केंद्रक झिल्ली तो अल्प विकसित है ही, इसके अंदर जो गुणसूत्र होता है
उसे गुणसूत्र ना कहे, क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि धागे की तरह ऐसे लिपटा होता है, क्रोमेटिन। तो ये बात याद रखेंगे कि जब कोशिका विभाजन अभी पढ़ेंगे, तो कोशिका विभाजन के पहले जो अंदर गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, जो धागे की तरह उलझे होते हैं, जैसा दिख रहा है। लेकिन जब कोशिका का विभाजन हो जाता है, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, तब उनका नाम गुणसूत्र पड़ता है। इसको क्रोमेटिन बोलेंगे। बाकी इसमें केंद्रक द्रव भरा हुआ है। इसके बाहर जानते हैं कोशिका है, तो कोशिका में जीव द्रव तो रहेगा ही, तो जीव द्रव भर गया। फिर इसी में यहाँ पे एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ऐसी टाइप संरचना है न्यूक्लियाइड। जो न्यूक्लियाइड है ये डीएनए को स्थान प्रदान करती है, यानी डीएनए के लिए साइट बनाती है ताकि डीएनए वहां पे रह सके। इसके अलावा उसमें कुछ प्लाज्मिड होते हैं, ये प्लाज्मिड है। तो जो प्लाज्मिड है असल में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, यानी अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ रसधानियां होती हैं। तो इस प्रकार से एक जीवाणु की कोशिका दिखती है। ये जीवाणु की कोशिका है, यानी बैक्टीरिया की सेल है, जीवाणु कोशिका। अब इनमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है, यानी कि केंद्रक जो है बिल्कुल अल्पविकसित टाइप का है। फिर न्यूक्लियाइड है जो डीएनए के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है। जीव द्रव है जो कि कोशिका में यानी जो जान होती है वो जीव द्रव ही होता है, इसी कारण कोशिका जीवित होती है। प्लाज्मिड होते हैं जो डीएनए का एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, यानी कि अतिरिक्त डीएनए होते हैं। कुछ रसधानियां होती हैं, इस तरह के पार्ट होते हैं। 3 झिल्लियां हैं अंदर जीव द्रव कला, जो कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। उसके बाद फिर बीच में कोशाभित्ति है, जो कि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। बाहर की जो कैप्सूल है वो पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है या फिर पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। कशाविका है, पश्चमाविका है। कशाविका कार्य बता दिए हैं, तैरने में उड़ने में सहायता करती है। पश्चमाविका चलने में सहायता करती है। किलाई जो है जनन में सहायक होती है। तो इस प्रकार से एक पूर्व केंद्र की कोशिका हो गई। तो ये याद रखेंगे कि जीवन की जो प्रथम कोशिका है वो पूर्व केंद्र की कोशिका है, बैक्टीरिया कोशिका है। यानी अगर उत्पत्ति की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे पहले वायरस आए, लेकिन वायरस सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं, उनमें कोशिका नहीं होती है। इसीलिए हम प्रथम जीव वायरस को ना मानकर बैक्टीरिया को मानते हैं। तो वायरस तो सजीव भी माना जाता है, निर्जीव भी माना जाता है। तो बैक्टीरिया कोशिका हो गई जो कि पूर्व केंद्र की कोशिका है। इसके बाद हम सुकेंद्र की कोशिका की बात करेंगे, जिसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका आती है। तो हम दोनों का चित्र बना के इकट्ठे बात करते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो दोनों चित्र एक साथ बना देते हैं और दोनों में अंतर भी समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं जंतु की कोशिका, एक बगल में बनाते हैं पादप कोशिका। देखो दोनों में क्या होता है, जो जो जीव द्रव्य कला है दोनों में होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों में रहेगी। तो जो कॉमन चीजें हैं एक साथ नाम लिख लेते हैं, जीव द्रव्य कला हो गई। उसके बाद अब जो पौधों कोशिका है उसमें होती है कोशिका भित्ति, जो अतिरिक्त झिल्ली है, जो जंतुओं पर नहीं होती है, तो इसका नाम अलग लिखेंगे। ये कोशा भित्ति, इसको इधर लिख देते हैं, कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति। अब कोशिका के अंदर आते हैं केंद्रक की बात करते हैं। इसमें केंद्रक है, तो यहाँ भी केंद्रक है, और केंद्रक में केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका है। फिर गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र हो गए। फिर इसमें केंद्रक द्रव भरा होता है, यहाँ भी केंद्रक द्रव भरा, तो ये नाम केंद्रक। अब उसके बाद बात करते हैं केंद्रक के आसपास में कुछ संरचनाएं ऐसे होती हैं, इन संरचनाओं को कहते हैं गाल्गी काय। तो ये यहाँ पे नाम देते हैं दो तरफ से, गाल्गी काय। अब गाल्गी काय के बाद जो केंद्रक है, केंद्रक से ही ऐसे संरचनाएं जुड़ी, जिन संरचनाओं को बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। इधर भी दिखा लेते हैं, कहीं भी दिखा देते हैं, तो बहुत सारी होती हैं तो थोड़ी थोड़ी दिखा दे रहे हैं।
ये अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। और बात करते हैं तो इनमें माइटोकांड्रिया होती है, इधर भी माइटोकांड्रिया होती है। माइटोकांड्रिया, राइबोसोम की बात करते हैं, यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, कुछ माइटोकांड्रिया में होते हैं, केंद्रक में भी होते हैं। तुम कहीं पे दिखा देते हैं, यहाँ पे राइबोसोम दिखा दिया, राइबोसोम, इधर भी दिखा लेते हैं राइबोसोम। अब जैसे हमने कोशिका में वो चीज पढ़े हैं, जंतु कोशिका में, हाँ जीव द्रव तो रहेगा सब में, जीव द्रव कहीं यहाँ दिखा देते हैं, जीव द्रव, इधर भी पूरे में जो द्रव भरा हुआ है, जो पदार्थ भरा है, वो जीव द्रव्य है। और फिर बात करते हैं जैसे कि तारक काय हमने पढ़ा था, तो तारक काय सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, पादप में नहीं होता, तो इसको यहाँ अलग दिखाते हैं, तारक काय। फिर बात करते हैं लयन काय की, लयन काय भी सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, पादप में नहीं होता, तो इसको भी अलग दिखा लेते हैं। तो लयन काय और तारक काय ऐसे दो कोशिकाएं निकले जो कि जंतु कोशिका में है, पादप में नहीं। अब पादपों में देखते हैं कौन सी कोशिकाएं है जो वहां है तो यहाँ नहीं। अब जैसे कि इनमें बात करते हैं, तो इनमें होते हैं लवक, यानी कि वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, तो ये जैसे लवक है, लवक, तो लवक सिर्फ पादपों में होते हैं, अब जंतुओं में नहीं होते हैं। फिर एक इसमें बड़ी संरचना से बोलते हैं रसधानी, जो बहुत बड़ी एरिया कवर करती है, जगह थोड़ा कम है, इसमें तो दिखा दे रहे हैं, ये बड़ी सी भाग है रसधानी। अब रसधानी सिर्फ पादप में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। ये सब कोशिकाएं हमने दिखा दी है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोनों की दोनों सुकेंद्र की कोशिका। पहली बात करते हैं जीव द्रव्य कला की, तो जीव द्रव्य कला दोनों में होती है। जीव द्रव्य कला किससे बनी होती है, हमने बताया है, वही यहाँ पर भी है। तो जीव द्रव्य कला बहुत सारे कार्य करती है, यानी कि सरल परासरल भी करती है, बहुत सारे कार्य होते हैं। फिर जीव द्रव्य कला के बाद फिर ऊपर से यहाँ पे पादप में है कोशिका भित्ति, जो कि जंतु में नहीं है। ये पादपों को दृढ़ता प्रदान करती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अब अंदर बात करते हैं, केंद्रक दोनों में है। हमने पहले ही बताया था, जिस प्रकार से हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा शरीर कोशिका है, तो शरीर का मुख्य चीज है, हमारा जो मुख्य अंग है शरीर का, वो दिमाग है। वैसे ही जो केंद्रक है, ये कोशिका का दिमाग है। अब यहाँ पे जो भी कोशिकांग दिख रहे हैं, इन कोशिकांगों को कौन सा काम करना है, कैसे करना है, इनको दिशा निर्देश देना, उनके काम का नियंत्रण करना, उन्हें समन्वयित करना, समझाना बुझाना, ये सारा काम, सारी जिम्मेदारी जो होती है इसी केंद्रक की होती है। तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। मास्टर कहने का और भी रीजन है, क्योंकि केंद्रक के अंदर केंद्रिका दिख रही है, फिर केंद्रक के अंदर गुणसूत्र दिख रहे हैं। अब गुणसूत्र का क्या महत्व है, पिछले टॉपिक में हम पढ़ ही चुके हैं। फिर केंद्रक द्रव्य में भरा हुआ है। अब आगे बात करते हैं, इसके बगल में गाल्जी काय दिख रहे हैं। अब गाल्जी का काय का काम ये होता है कि कोशिका में किसी कोशिकांग को किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो तो अपना स्थान छोड़कर जाएगा नहीं। तो जो गाल्जी काय है, वो आवश्यक वस्तुओं को उनके पास पहुंचाता है, परिवहन काम करता है। कोई वस्तु इनके पास है, आवश्यक है, उसे अपने पास संग्रह करके रखता है, वस्तुओं की पैकिंग करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो सारे काम इस गाल्जी काय के होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका की। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में अंतः कंकाल होता है हड्डियों का, जिसके कारण हम लोग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अगर हड्डियां ना हो, सिर्फ मांस हो, तो हमारे शरीर कोई आकार नहीं रहेगा। वैसे ही अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, अगर ये नहीं होंगी तो कोशिका का कोई आकार ही नहीं रहेगा। तो कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, उनका अंतः कंकाल बनाती है। अब ये बात करते हैं माइटोकांड्रिया की। तो माइटोकांड्रिया को बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर ऊर्जा बनती है जो कि एटीपी के रूप में बनती है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जो कोशिका को
ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि ऊर्जा इसी के अंदर बनती है और बनने के बाद फिर जहां जहां जरूरत होती है तो वहां वहां पे ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहित किया जाता है, यानी परिवहन किया जाता है। अब राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम केंद्रक में भी होते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका पर भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, लवक में भी होते हैं। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का होता है। फिर बात करते हैं तारक काय। तारक काय कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कि कोशिका विभाजन होगा तभी कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो जीव का वृद्धि और विकास होगा। लयन काय, लयन काय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जो लयन काय है इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये लयन काय का काम ये होता है कि लयन काय के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। तो जिस भी कोशिकांग को लयन काय देखता है कि फर्जी है, यानी कोई काम नहीं कर रहा, वो जाता है अपने पाचक एंजाइमों को उन पे छोड़ देता है, उन्हें खा जाता है, यानी कि भक्षण कर लेता है। तो किसी भी फर्जी कोशिकांग को अंदर रहने नहीं देता है। फिर सब कुछ जब अपने अंदर रखता रहता है तो रखते रहते इसके अंदर एक प्रकार से विष टाइप का बन जाता है। और जब कभी किसी भी कारण से लाइसोसोम फट जाता है तो इसके फटने से जो अंदर के पाचक एंजाइम है, जो विषैला पदार्थ बना है, वो आसपास जाएगा, जो भी कोशिकांग है सबको मार देता है। इस प्रकार से पूरी कोशिका मर जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो ये लयन काय का कार्य है। फिर इधर हमने दो कोशिकांग की बात की थी, जैसे लवक है। अब लवकों का काम है पौधों के भागों को रंग प्रदान करना। रसधानी, रसधानी पौधों की कोशिका में इसका महत्वपूर्ण रोल है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जैसे कि जंतु की कोशिका में लयन काय होता है, वैसे ही पौधों की कोशिका में रसधानी होती है। बस फर्क ये है कि लयन काय की साइज छोटी होती है तो फट जाता है, और रसधानी की साइज बड़ी होती है। अब जितना भी कचरा, जो भी फर्जी चीजें सब इसके अंदर इकट्ठी होती रहती है, पर इसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि कभी फटती नहीं, इसीलिए पादप कोशिका को नुकसान नहीं हो पाता। तो इसको कोशिका का कचरा पात्र कहते हैं, क्योंकि अनावश्यक वस्तुओं को ये अपने अंदर संग्रहित कर लेती है। जीव द्रव्य की बात करते हैं, पहले ही बता चुके हैं कई बार कि जो जीव द्रव्य है वो ही जान होती है, यानी कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। ये बात हक्सले ने कहा है। तो जीव द्रव्य ही जान है, यानी जीवन है। तो ये हो गई सुकेंद्र की कोशिका और पूर्व केंद्र की कोशिका, यानी ये जंतु कोशिका है और वो है पादप कोशिका। तो हमने बताया था इस वीडियो में हम कोशिका के प्रकार और कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। तो कोशिका के प्रकार भी हो गए और यही कोशिका की संरचना है। अब इस लेसन में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, कोशिका विभाजन। तो उसको बता देते हैं, उसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला अध्याय यानी कि ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की। और कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिका विभाजन जिसे कहते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब इसके लिए जो हम इस वीडियो का मतलब कि इस लेसन का जो पहला वीडियो पढ़े थे उसमें हमने एक वैज्ञानिक का नाम बताया था जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चोव। जब कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838-39 में स्लाइडन स्वान द्वारा, तो उन लोगों ने ये बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना है। लेकिन 1855 में रूडोल्फ विर्चोव ने ये बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी, क्योंकि उन्होंने उन लोगों ने ये बता दिया कि जीवों का शरीर कोशिका से बना, लेकिन कोशिका कैसे बन रही ये नहीं बताए थे। तो रूडोल्फ विर्चोव ने बताया कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती यानी पहले वाली कोशिका से बनती है। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार माँ बाप से बच्चे बनते हैं वैसे ही जो जनक कोशिका होती है उनसे संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनक कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण होता है, इसी कहते हैं कोशिका विभाजन। इसकी खोज रूडोल्फ विर्चोव ने 1855 में की है। तो यही है कोशिका विभाजन, क्योंकि कोशिका विभाजन ही
वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी है, वो किस प्रकार से है उसको भी बता रहे हैं। अब इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कोशिका विभाजन के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं, उन्हीं दोनों प्रकारों में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माइटोसिस। दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे कहते हैं मियोसिस अंग्रेजी में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस। देखिए विज्ञान एक ऐसा विषय है जो अधिकतर शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है। तो अगर हम हिंदी में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको सही से उन पर ध्यान दें, उनका संधि विच्छेद करें, तो अधिकतर कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। जैसे कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का विभाजन, बंटवारा। समसूत्री कोशिका विभाजन, सम मीन्स समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, और कोशिका मतलब कोशिका, विभाजन विभाजन, यानी कि वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र समान रूप में विभाजित होते हैं। अर्धसूत्री, अर्ध मीन्स आधा, सूत्री मीन्स गुणसूत्र, यानी कि वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र आधे विभाजित होते हैं। अब इनको क्लियरली पढ़ते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है? एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक जनक कोशिका है। जैसे हम अपनी मान लेते हैं कि हमारे में अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 गुणसूत्र की कोशिका है, इसकी जो भी साइज है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेंगी। दोनों में 46 गुणसूत्र ही होगा और दोनों की साइज बिल्कुल बराबर होगी। तो ना तो साइज घटेगी बढ़ेगी, ना ही गुणसूत्रों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, सिर्फ कोशिका की संख्या बढ़ेगी, 1 से 2 बन गई। तो वह कोशिका विभाजन जिसमें दो समान, जिसमें एक जनक कोशिका से दो समान गुणसूत्र वाली संतति कोशिका का निर्माण होता है, उसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। फिर से करेंगे तो फिर इनके से 2 हो जाएंगे, फिर इनके 2 हो जाएंगे, यानी इस तरह से 4 हो गए। फिर करेंगे 4 से 8, फिर 16, 32, 64, 128, यानी ऐसे ही क्रम बनता चला जाता है। तो बस यही याद रखना है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 2 कोशिका बनती है, दोनों की साइज समान होती है और गुणसूत्रों की संख्या समान है। अब आते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 1 से 4 कोशिका बनते हैं। एक कोशिका है, इससे 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, लेकिन इनकी साइज क्लियर नहीं होगी, मतलब कि साइज कंफर्म नहीं कि बराबर ही रहेगी, साइज अनियमित रहेगी, तो आकार अनियमित रहेगा। और दूसरी बात, गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, जैसे कि 46 है तो 23 हो जाएगा, आधा आधा। तो ये बात याद रखेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसमें एक संतति कोशिका से असमान आकार वाली और 4 संतति, एक मतलब सॉरी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसमें एक जनक कोशिका से आधे गुणसूत्रों वाली 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी यहाँ पर एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। और दूसरी बात, इनसे जो संतति कोशिकाएं बन रही हैं, इनका जो आकार होता है अनियमित होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी कि समान नहीं होता। तो आकार भी असमान और गुणसूत्रों की संख्या आधी। तो इस आधार पे कोशिका विभाजन के 2 प्रकार हो जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। इसमें 1 से 2 बनेंगी, समान आकार और समान गुणसूत्र की संख्या। इसमें 1 से 4 बनेंगी, असमान आकार और गुणसूत्र की संख्या आधी। अब मुख्य बात इसमें ये करते हैं कि ये विभाजन कब होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा ही निषेचन से पहले होगा, और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा निषेचन के बाद होगा। निषेचन से पहले, निषेचन के, उल्टा लिख दिया क्या? तो इधर समसूत्री है तो ये निषेचन के बाद, उधर अर्धसूत्री लिखा है तो निषेचन से पहले।
अब पहले और बाद का आंसर समझ लें कि निषेचन के बाद मतलब क्या है। जब कोशिका विभाजन शुरू होना होता है, यानी कि जब हमारी पहली कोशिका युग्मनज बनती है, तो बनने के बाद यानी निषेचन होगा तभी युग्मनज बनेगा। जब युग्मनज बन जाएगा तो बनने के बाद फिर, क्योंकि शुरू में एक एक कोशिका बनती है, एक कोशिका थी युग्मनज, अब 1 से 2 बना, फिर 4, 8, 16, 32, यानी कि निषेचन के बाद संख्या बढ़ती जाएगी, इस तरह से विकास होता है। उसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या समान है। जैसे मान लीजिए जितनी साइज की, मतलब जितना बड़ा एक युग्मनज था, अब उतनी बड़ी 2 कोशिकाएं हुई, उनमें दोनों में गुणसूत्र संख्या बराबर है। फिर 4 बनेंगी, उनमें भी साइज बराबर, गुणसूत्र की संख्या बराबर, तो धीरे धीरे विकास होगा। तो इनमें क्या है, निषेचन के पहले, तो निषेचन से पहले जब युग्मनज मतलब कि जब युग्मकों का बनना होता है, जैसे कि मनुष्य में नर में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु बनता है। तो शुक्राणु और अंडाणु बनने से पहले होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब होता है 46 गुणसूत्र थे, अब 46 से 23 हो गए। अब गुणसूत्र संख्या क्या, भले की संख्या बढ़ी लेकिन गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। फिर होगा तो 23 का आधा 11.5, मतलब क्या हो रहा है कि 2-3 बार में काम खत्म, तो विकास होगा कि विनाश होगा। इसीलिए जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये निषेचन के बाद नहीं होता है, क्योंकि निषेचन के बाद होती है वृद्धि एवं विकास। ये वृद्धि एवं विकास होता है निषेचन के बाद। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री में वृद्धि विकास नहीं होता, ये सिर्फ युग्मक जनन के लिए होता है। तो युग्मक जनन या युग्मकों को बनवाने के लिए जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करवाया जाता है, उससे गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है, और आधी होना जरूरी भी है, क्योंकि आधी होगी तभी आधा नर में जाएगी, मादा में आधा जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद लेसन खत्म करते हैं उदाहरण के रूप में। अब जैसे कि नर है और मादा, ये नर का निशान और मादा का निशान। अब दोनों में 46 गुणसूत्र हैं, नर कोशिका है, मादा कोशिका है। अब इनमें जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो 46 में क्या हुआ, 23-23 बट गए, इनमें भी 23-23 बट गए। अब कोई एक 23 इनका, कोई एक 23 इनका आपस में मिला, निषेचन हुआ, इससे 46 गुणसूत्र का युग्मनज बन गया। युग्मनज है प्रथम कोशिका। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर समसूत्री हो जाता तो क्या होता, समसूत्री होता तो 46 माँ के भी बनते और 46 बाप के भी, और 46 मिलके हो जाते 92, जबकि जो संतान बने उसमें भी हमको 46 ही चाहिए। 47 पे तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, 92 पे क्या होगा सोच ही सकते हैं, तो असंभव हो जाती है बात। इसीलिए यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ताकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, तो आधे आधे मिलके एक बन जाते हैं। अब युग्मनज बन गया यानी निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद अब समसूत्री कोशिका विभाजन शुरू होगा, क्योंकि समसूत्री होगा ताकि संख्या बढ़ती जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे गुणसूत्र घटे तो शरीर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे गुणसूत्र नहीं घटते, अब 102 बन गए, खाली इसी तरह से बढ़ता जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा निषेचन से पहले होता है, क्योंकि यहाँ पे युग्मक जनन होना होता है, और युग्मक जनन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। जबकि निषेचन के बाद वृद्धि और विकास होना होता है, तो वृद्धि विकास तभी होता है जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तभी ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंगतंत्र बनेगा, अंगतंत्र से शरीर बनेगा। तो इसीलिए निषेचन के बाद समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इस प्रकार से यह अध्याय जीवन की मौलिक इकाई यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जंतु ऊतक, पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग इस गैलेक्टिक साइंस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज आप तक पहुंचते रहें।